चलिए दोस्तों, आज जो है हम देख लेते हैं द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, नर्सिंग एंड राइज ऑफ हिटलर का जो हम पढ़ रहे थे। और पॉइंट ठीक है उसमें, और पॉइंट 2 में देख लेते हैं आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा का क्या है ये। तो कहता है कि द नाजी regimes used language and media with care and often to create effect। जो नाजी रजीम था वो क्या करता था कि लैंग्वेज और जो मीडिया है उसको बड़ा ही सावधानी पूर्वक और उसको बड़ा महत्व देकर इसका प्रयोग करता था। जैसा आप देखते हैं, आप एक अभी जानते हैं नैरेटिव सेटिंग, ठीक है कि भाई आज जो है वो नैरेटिव बात हो रहा है, ठीक है ना। कि ये नैरेटिव बात जो है उसको हिटलर ने उसी समय जो है वो पॉपुलराइज करना स्टार्ट किया। और उसका शुरुआत हिटलर ने ही किया था कि भाई किस प्रकार से एक जो प्रोपेगेंडा है, गलत प्रोपेगेंडा जो है उसको भी तरीके से और केयरफुल तरीके से मीडिया को माध्यम बना के और लैंग्वेज को माध्यम बना के उसको जन जन तक पहुंचाया जा सके। The term they might to describe their various practices are not only deficient, they are chilling। कहता है कि वो सारे टर्म जिसको उन्होंने फाइंड किया था, बनाया था डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि वो अलग अलग प्रैक्टिसेस करते थे, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने जिस टर्म का प्रयोग किया वो सिर्फ डिफिसिटिव ही नहीं है, बल्कि कहता है कि ये चिल करते थे, मतलब उसको जो है वो एक प्रकार से एक मस्ती टाइप का बोल देते थे, ठीक है ना, मजाक टाइप का वो करते थे। कैसे? तो कहता है कि नाजी नेवर यूज्ड द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नाजी लोगों ने कभी भी अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में किल या मर्डर वर्ड का जो यूज है वो इन्होंने कभी नहीं किया था। इन सारे वर्ड का मतलब मर्डर या किल जो शब्द है उसका प्रयोग इन्होंने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कभी नहीं किया। क्या किया? तो कहता है कि मास किलिंग वर टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सॉल्यूशंस फॉर द ज्यूज। कहता है कि मास किलिंग मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों को मारा जाता था, खास करके जो ज्यूज लोगों को मारा जाता था, उनके लिए ये जो वर्ड यूज करते थे वो स्पेशल ट्रीटमेंट या उसको फाइनल सॉल्यूशन करते थे। इथनेसिया कहते थे जब डिसेबल्ड जो लोग हैं उनको जब बड़ी बहुत संख्या में मास किलिंग उनका किया जाता था, तो जो डिसेबल्ड लोग थे उनके लिए इथनेसिया जो वर्ड है वो यूज किया जाता था। और सिलेक्शन और डिसइंफेक्शंस मतलब इस तरीके के जो वर्ड हैं वो यूज किए जाते हैं। इवैक्यूएशंस मींस डिपोर्टिंग पीपल्स टू गैस चैम्बर, लोगों को गैस चैम्बर तक भेज दिया गया है। तो भाई जब सरकार है तो सरकार में ये पूरा एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता था, स्टेप बाय स्टेप होता था। तो जो अधिकारी लोग थे वो अपने सीनियर जो अधिकारी थे उनको सूचना देने के लिए कि हाँ भाई जो लोग हैं उनको डिपोर्ट कर दिया गया है गैस चैम्बर में, तो उसके लिए वो इवैक्यूएशन वर्ड का यूज करते थे। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड? क्या आप जानते हैं कि गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? जहां पे लोगों को भेजा जाता था मृत्यु दंड देने के लिए। वह गैस चैम्बर में लोगों को डाला जाता था और एक ही बार में सारे लोगों को खत्म कर दिया जाता था। तो उस गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? तो कहता है कि they were labeled disinfection area। गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरिया कहा जाता था कि भाई ये जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, मतलब वो सारे लोग जो कि नाजी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं या जो हिटलर का नाजी वर्ल्ड भी उससे मैच नहीं खाते हैं, उन सारे लोगों को वो इन्फेक्शन मानता था। और गैस चैम्बर में जहां इन सारे लोगों को खत्म कर दिया जाता था उनको वो डिसइंफेक्शन किया करता था। एंड लुक लाइक बाथरूम्स occupied with एक शॉवर हेड्स। और कहता है कि जो डिसइंफेक्शन एरिया था वो
बाथरूम के जैसा दिखता था और इक्विपाइड विद फेक शॉवर हेड, और उसमें फेक शॉवर हेड्स लगाया हुआ होता था कि देखने में लोगों के भाई लगता है बाथरूम तो बना हुआ है ऊपर आने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वहां पे जो लोग जाते थे उनका जीवन जो है वो एकदम वक्त पे बदतर था, मतलब उनको मरना ही था लास्ट। कहता है कि मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड टू बिल्ड सपोर्ट्स फॉर द regimes and popularize its worldly। मीडिया का ही बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, ताकि नाजी रिजीम के लिए सपोर्ट जो है वो हासिल किया जा सके और नाजी वर्ल्ड व्यू को पॉपुलर बनाया जा सके। नाजी आइडिया वर स्प्रेड्स थ्रू विजुअल्स, इमेज, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लिफलेट्स। जो नाजी आइडिया था उसे विजुअल इमेज के द्वारा, फिल्म के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, कैची स्लोगन्स के माध्यम से, और जो लिफलेट्स हैं वही मतलब छोटा छोटा जो हैंड बिल टाइप का है, ठीक है, तो इसके माध्यम से जो नाजी आइडिया है उसको प्रसारित किया जाता था। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्ड, mocked, abused and described as evils। पोस्टर्स में वो सारे ग्रुप को जो कि जर्मन लोगों के दुश्मन थे, एनिमीज थे, उनको स्टीरियोटाइप दिखाया जाता था कि भाई ये निम्न मानसिकता के लोग हैं, मॉक्ड मतलब ये बातूनी है, एब्यूज मतलब गंदे हैं, और उनको समाज का इविल मतलब समाज का शत्रु या समाज का गंदगी के रूप में दिखाया जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर represented as weak and degenerate। जो सोशलिस्ट और लिबरल थे उनको दिखाया जाता था कि भाई ये जो है वो कमजोर हैं और ये कुछ नया नहीं कर सकते हैं। They were attacked as malicious foreign agents, और ऐसा माना जाता था कि भाई ये जो है वो विदेशी लोगों के एजेंट है। Propaganda film was made to create hatred for Jews। Jews लोगों से लोग नफरत कर सके, इसके लिए प्रोपोगेंडा फिल्म बनाया जाता था ताकि जो लोग हैं वो देखकर और Jews लोगों से उनके अंदर नफरत का भाव वो जग सके। जैसे आज भी हमारे बॉलीवुड वाले लोग करते हैं, हमारे जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति है उससे लोगों को नफरत करना सिखाते हैं कि भाई सिख भी हैं तो उनको दूध का क्या जरूरत है, दूध बर्बाद हो रहा है। इस प्रकार का जो एक मानसिकता है, ठीक है ना, वो मानसिकता का क्रिएशन वही से होता है कि भाई इस प्रकार की मानसिकता को क्रिएट किया जाए ताकि समाज में जो लोग हैं वो उन सारी चीजों से नफरत करें। तो यहाँ जैसे मान लो भगवान से नफरत करने के लिए, हिंदू धर्म से नफरत करने के लिए जो फिल्म है उसमें प्रोपोगेंडा किया जाता है, तो वहां फिल्म में ज्यूस लोगों से किस प्रकार से नफरत किया जाए ये प्रोपोगेंडा जो है वो किया जाता है। The most infamous film was the Eternal Jews। उसमें जो सबसे मोस्ट इनफेमस फिल्म था, इनफेमस फिल्म करने का मतलब फेमस तो था लेकिन वो गलत मायने में फेमस, ठीक है ना, तो वो फिल्म का नाम था इटर्नल ज्यूस। ऑर्थोडॉक्स ज्यूस वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मॉक्ड। जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूस थे वो जो कि उनको स्टीरियोटाइप दिखाया गया और उनको एक अलग प्रकार से उनको चिन्हित किया गया। इनको दिखाया गया कि भाई ये लोग जो हैं इनका जो ढंग है, रहन सहन जो है वो किस प्रकार से है, तो दिखाया गया कि they were shown with following beards bearing captains। मतलब इन लोगों को इस प्रकार से दिखाया गया कि ये जो लोग हैं और वही इन लोगों को दिखाया गया कि भाई ये जो है वो बेरिंग कनाप्स, इन लोगों को दिखाया गया, जिस लोगों को जो है वो एक अलग प्रकार से चित्रित किया गया। आप देखिए ये जो जीव लोग हैं उसको दिखाया गया कि भाई सोना पे बैठा हुआ है, इसका पेट खुला हुआ है, टाई बेल्ट भी मारे हुए हैं और ये सिर्फ पैसा बटोरने के चक्कर में रहता है। कहता है कि whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो कहता है कि जो
जर्मन जो ज्यूस लोग उनको डिस्टिंग्विश करना, उसमें भेद करना जो है वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो इनका आउटवर्ड अपीयरेंस था उसके आधार पे इनमें भेद करना मुश्किल था, क्योंकि ये जो है वो एक प्रकार से कम्युनिटी के साथ हाईली एसिमिलेटेड थे। कहने का मतलब कि समाज के साथ मिले जुले हुए थे, तो इनको चिन्हित करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी जो है इनको इस प्रकार से चित्रित किया गया था। They were referred to as vermin, rats and pests। जो ज्यूस लोग थे उनको कीड़े मकोड़े, चूहा या पेस्ट करने का मतलब ये मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा टाइप, इन सारी चीजों के रूप में इनको जो है वो रिफर किया जाता था। ये जो लोग हैं चूहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, समाज के सबसे गंदे लोग हैं, नाली के कीड़े हैं, जिसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इनको रिफर किया जाता था। Their movements were compared to those of Godets। इनका जो मूवमेंट, ठीक है ना, उनको ऐसा माना जाता था कि ये एकदम बेकार है, गले सड़े, ठीक है। Nazism worked on the minds of the people, tapped their emotions and turned their hatreds and anger at those marked as undesirables। जो नाजिज्म आइडियोलॉजी था वो इसलिए कार्य करता था, इस चीज के लिए कार्य करता था कि लोगों का जो माइंड है उसको अपने कंट्रोल में करता था, उनका जो इमोशन है उसको टेम्प्ट कर लेता था, मतलब इमोशन जो है उनके इमोशन को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता था, और उनको उनका जो मतलब नफरत था, उनका जो गुस्सा था वो अनडिजिरेबल्स के प्रति हो या अनडिजिरेबल्स को नफरत करे, इस तरीके का जो आइडियोलॉजी है उसको चलाया जाता था, या इस प्रकार से आइडियोलॉजी को पॉइंट किया गया था, मतलब पॉइंट किया गया था कि भाई लोग हैं वो धीरे धीरे ज्यूस लोग हैं उनसे जो अनडिजिरेबल्स लोग हैं, जिसमें ज्यूस जो है वो सबसे आते थे, तो उनसे जो नफरत करना सीखे। The Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population। They sought to win their supports by segregating that Nazi alone could solve all their problems। जो नाजी लोग थे उन्होंने, जो नाजी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे, तो कहता है कि जो नाजी जो थे उन्होंने और भी इक्वल एफर्ट्स किए, प्रयास किए, ताकि जो समाज के जो और भी पॉपुलेशंस हैं, ठीक है ना, डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब समाज पे इन्होंने अपील किया कि they sought to win their support by suggesting, मतलब इनको कहा कि भाई आप जो है टेंशन मत लीजिए, आप जो है उन लोगों को सपोर्ट करिए और आप बाकी चीज का टेंशन मत लीजिए, आप अगर हमको सपोर्ट करेंगे तो नाजी वो पार्टी है कि एकमात्र नाजी पार्टी ही जो है वो आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अकेले नाजी पार्टी जो है आपका सारा दिक्कत परेशानी खत्म कर देगा। आप टेंशन मत लीजिए कि समाज में किसी को अलग कर रहे हैं, आप समाज में किसी को सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो इससे आपको कोई नुकसान होगा। नाजी पार्टी आपकी सारी समस्याओं का सोल्व करेगी। यहाँ सोर्स एक थोड़ा देख लीजिए, कहता है हिटलर एट द न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली 8 सितंबर 1934 ऑल्सो सेड 1934 8 सितंबर को हिटलर जो है न्यूरेमबर्ग में एक पार्टी रैली करता है। वहां वो बोलता है कि वुमेन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल। भाई और के प्रिजर्वेशन के लिए जो महिलाएं हैं वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स, she had the most unerring sense of everything that is important to not let a race disappear because it is her children who would be affected by all these sufferings in the first place। वो बताता है, हिटलर कहता है कि ये जो महिलाएं हैं वो सबसे मोस्ट अनरियरिंग सेंस इनके पास है, कि ये जो है वो सबसे पहले सबसे ज्यादा इस चीज का वो ख्याल रख सकती हैं कि जो उनका रेस जब वो डिसअपियर हो जाएगा या डिसअपियर उनका रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि
उनके जो बच्चे हैं वो सबसे पहले, अगर उनका जो रेस है अगर वो प्रभावित होगा तो सबसे पहले उन्हीं के जो बच्चे हैं वो प्रभावित होंगे। हाँ, that is why we have integrated the women in the struggles of the racial community, just as nature and providence have determined so। और इसलिए हमने ये क्या किया है कि भाई हमने महिलाओं का एक स्ट्रगल, एक संघर्ष है वो चालू किया है, शुरुआत कराया है कि भाई जो रेसिकल कम्युनिटी है उसको मजबूत किया जा सके, उसको जोड़ा जा सके, और जो हमारा जो प्रकृति है, ठीक है ना, उसके साथ जुड़कर और इस चीज को और भी डिटरमाइंड किया जा सके कि भाई ये जो रेसिकल प्यूरिटी उसको बनाया रखा जा सके, और ये जो रेसिकल प्यूरिटी है उसको बनाए रखने में जो महिलाएं उनका सबसे ज्यादा योगदान है या उनका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ नाजी पोस्टर अटैकिंग ज्यूस दिखाया है कि नाजी जो है पोस्टर बना प्रकार से ज्यूस पर अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ दिखाया है कि कैप्टन्स एवोग्रेड्स ऊपर कैप्शन जो लिखा है ठीक है ना, यहाँ दिखाया है कि सोना पे बैठा हुआ है। दिखाया है कि मनी इज द गॉड ऑफ ज्यूस। यहाँ दिखाया है कि भाई ये ज्यूस लोग हैं, ज्यूस लोगों का मनी जो है वो गॉड है, पैसा जो है भगवान है, पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट्स द ग्रेटेस्ट क्राइम। पैसा कमाने के लिए ये बड़ा से बड़ा भी क्राइम कर सकता है। He does not rest। ये कभी बैठता नहीं, दिन रात पैसा कमाने में लगा हुआ है। Until he can sit on a big sack of money। भाई इसके पास एक ये बड़ा पैसा का जो भंडार है उस पर बैठा हुआ है, मतलब इसके पास पैसा काफी मात्रा में है, फिर भी ये बैठेगा नहीं, फिर भी ये पैसा कमाने में लगा हुआ है, ऐसा दिखाया गया है। Until he has become the king of money। और ये जो लोग हैं वो इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं कि भाई जब तक ये एकदम पैसा, इसके पास पैसा का ये राजा ना हो जाए तब तक ये रुकने वाला नहीं है। ये लगातार पैसा, सिर्फ ये पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ है। और ये जो लोग हैं वो पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा क्राइम भी कर सकते हैं। और इसके पीछे ऐसा एक माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय, क्योंकि जो ज्यूस कम्युनिटी के लोग थे वो एक प्रकार से थोड़ा जैसे हम लोग यहाँ व्यापारी कम्युनिटी है, ठीक है, तो उसी प्रकार का ये कम्युनिटी था वहाँ जर्मनी में ज्यूस कम्युनिटी। तो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को जर्मनी के जो कुछ धनाढ़ ज्यूस लोग थे, ज्यूस व्यापारी लोग थे, उन्होंने इंग्लैंड को पैसा उधार दिया और उस पैसा का प्रयोग इंग्लैंड ने युद्ध में किया, सैन्य सामान खरीदने में या उस पर खूब खर्च किया था। और जो इंग्लैंड है वो युद्ध में जीत गया और जर्मनी जो है वो युद्ध में हार गया। तो फिगर कहीं ना कहीं ये जो ज्यूस लोग थे उनको रिस्पॉन्सिबल मानता था कि भाई ये अपने देश का होकर और शत्रु राष्ट्र से जिससे हमारा युद्ध चल रहा है उसको ये पैसा उधार दिया और उसने जर्मनी को हराया और जर्मनी के साथ इस प्रकार का अपमानजनक संधि किया। तो इसके लिए ये कहीं ना कहीं ये जो ज्यूस लोग है उसको रिस्पॉन्सिबल मानता था और इसलिए इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा था वो भी चल रहा था कि ये जो ज्यूस लोग हैं वो पैसा के लोभी हैं, ये पैसा के गद्दी पर बैठे हुए हैं, फिर भी इनको और पैसा चाहिए जब तक कि ये एकदम बहुत ज्यादा ये राजा ना हो जाए पैसा का। और इसके साथ ही ये भी बताया गया कि भाई ये इस पैसा को कमाने के लिए बड़ा से बड़ा क्राइम कर सकता है। मतलब एक प्रकार से वो बताना चाह रहा है कि जब अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है, शत्रु देश को पैसा उधार दे सकता है पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में, तो इस प्रकार से लोगों को जो है वो एक माइंड से बिल्ड किया गया कि भाई ये ज्यूस लोग हैं वो कितना खतरनाक है, क्या पैसा के कितना ये लोभी लोग होते हैं।
अब यहाँ दिखाया है यहाँ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाया है एक पिक्चर के माध्यम से, ये जो किसान फार्मर लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको ये दिखाया गया है कि भाई हिटलर का ही वो रूप है, ठीक है। वर्ल्ड डेन हिटलर फिगर, ये फिगर में दिखाया है कि नाजी पार्टी पोस्टर्स इन 1920 it asked workers to vote for Hitler or front line soldiers। ये नाजी जो पार्टी है उसका 1920 का पोस्टर है, जिसमें जो वर्कर्स लोग हैं उनसे ये कहा गया है कि भाई आप जो हिटलर का पार्टी को वोट करें। और ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो वर्कर्स हैं वो एक प्रकार से फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, मतलब फ्रंट पर ये लड़ रहे हैं, मतलब देश के लिए जो सबसे पहला कदम में जो युद्ध कर रहा है, या जो सबसे ज्यादा देश के लिए मेहनत करने वाले लोग हैं वो वर्कर। अब यहाँ देख लेते हैं कि जर्मन फार्मर्स यू बिलोंग्स टू हिटलर वाई। भाई जर्मनी के जो किसान हैं आप हिटलर से बिलोंग करते हैं, हिटलर के साथ जुड़े हुए हैं या हिटलर से संबंधित हैं, तो क्यों? तो यहाँ देखिए कहता है कि जर्मन फार्मर्स स्टैंड इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे। यहाँ ये दिखाया है कि इस समय जो जर्मन फार्मर थे वो दो डेंजर्स के बीच खड़े हुए। मतलब एक कहावत है कि न उगलने में बन रहा है न निकलने में बन रहा है, या आगे कुआं नीचे पीछे खाए, आगे गड्ढा पीछे खाए, इस प्रकार से। तो कहता है कि the one danger American economic system big capitalism। एक जो सबसे बड़ा डेंजर था वो था अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम बिग कैपिटलिज्म। मतलब एक तरफ जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो बढ़ रहा था, जो अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम है ग्रोथ कर रहा था, और अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री था या कैपिटलिज्म का वो प्रणेता था या उसको लीड कर रहा था। तो एक तरफ तो इनको ये जो अमेरिका से जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फैल रहा था उससे डर था इनको, तो दूसरी तरफ कहता है कि the other is the Marxist economic system of Bolshevism। तो दूसरी तरफ जो बोल्शेविज्म का मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था उससे इनको परेशान, मतलब वर्कर लोगों को दोनों जगह दिक्कत है। कैपिटलिस्ट भी जो है वो भी इनको परेशान कर रहा था, कैपिटलिस्ट भी इनके लिए सुटेबल इनके कंडीशन के लिए नहीं था। दूसरी तरफ से जो बोल्शेविक्स थे वहां पे जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी इनके लिए सुटेबल नहीं था। ऐसा जो है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। कहता है कि बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविज्म वर्क हैंड इन हैंड, दे आर born of Jewish thought and serve the masters plans of world। यहाँ ये बताया गया है कि जो बिग कैपिटलिज्म है और जो बोल्शेविज्म है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही काम कर रहे हैं, हैंड टू हैंड काम कर रहे हैं। इनका जो जन्म है वो जीस थाउट से हुआ है। जो जीस लोग हैं, जीस लोगों के थाउट, जीस लोगों का ये विचार है, जीस लोगों का उत्पत्ति है। चाहे आप मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में कहें, ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसके बारे में कहें, तो दोनों जो है वो जीस थाउट से निकला है। एंड सर्व द मास्टर प्लान ऑफ वर्ल्ड डिग्री। और ये कहता है कि पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से वर्ल्ड का ये जो पूरा ताना बाना है, ठीक है ना, तो उसको ताना बाना वर्ल्ड का जो पूरा ताना बाना है उसको कंट्रोल में लेने के लिए ये जिस लोगों का मास्टर प्लान है वो अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दिस डेंजर। और जो व्यक्ति फार्मर्स को इस डेंजर से
निकालने वाला है, एकमात्र वो व्यक्ति, एकमात्र वो पार्टी या एकमात्र वो आइडियोलॉजी जो कि किसानों को इस प्रकार से डेंजर में डालेगा, वो है कौन? तो वो है नेशनल सोशलिज्म। और ये नेशनल सोशलिज्म किसका है, कहां से ये लिया गया है? तो ये नाजी लेफलेट्स है। नाजी लोगों जो अपने प्रचार के लिए जो लेफलेट्स बनाते थे 1932 में, उसमें जो है इस बात का वर्णन किया गया है कि भाई जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो कि इस प्रकार के डेंजर का सामना कर रहे हैं, एक तरफ कैपिटलिस्ट कंट्री है अमेरिका, तो दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है या बोल्शेविक जो आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जिसका नेतृत्व रसिया कर रहा है। तो भाई जो किसान हैं उनके लिए ये दोनों में से दोनों सही नहीं है, क्योंकि दोनों का जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति कर्ता का नाम ज्यूस है, और ये जो ज्यूस लोग है उसका ये मास्टर प्लान है कि किस प्रकार से पूरा जो सिस्टम है उसको धीरे धीरे करके कंट्रोल किया जाए। इसलिए जो किसान है या जो मजदूर हैं उनको इस समस्या से, इस परेशानी से, इस खतरा से अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ हिटलर निकाल सकता है, वो सिर्फ हिटलर का नाजी पार्टी कर सकता है। ये दोनों आइडियोलॉजी को अगर कोई आइडियोलॉजी मात दे सकता है तो वो नेशनल सोशलिज्म का आइडियोलॉजी है। इस प्रकार हिटलर ने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों से अपील किया कि वो नाजी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया है। अगस्त 1 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन। 1 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। नवंबर 9 1918 जर्मनी कैप्चरेट्स एंडिंग दी बार। 9 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी जो है वो सरेंडर कर देता है और युद्ध खत्म हो जाता है। नवंबर 9 1918 प्रोक्लेमेशन ऑफ द वीमर रिपब्लिक। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी में वीमर रिपब्लिक की स्थापना का घोषणा होता है। जून 28 1919 ट्रीटीज ऑफ वर्साइल्स। 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ अपमानजनक वही जो वर्साई की संधि है वो होता है। जनवरी 30 1933 हिटलर बिकम्स चांसलर ऑफ जर्मनी। 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। सितंबर 1 1939 जर्मन इन्वेड्स पोलैंड, बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी जो है वो पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और सेकंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हो जाता है। जून 22 1941 जर्मनी इन्वेड्स द यूएसएसआर। 22 जून 1941 ईस्वी को जर्मनी यूएसएसआर यूनाइटेड, ये सोवियत संघ है, ठीक है ना, सोवियत संघ का यूएसएसआर जो है वो नाम था। तो यूएसएसआर पर क्योंकि पहले हमने बताया कि अनाक्रमण संधि हुआ रहता है, लेकिन फिर भी ये जो है वो अटैक कर देता है और रसिया का जो पार्ट है मतलब उसको जीत लेता है, रसिया पर ही अटैक कर देता है, स्टालिनग्राड तक पहुंच जाता है। तो ये होता है। जून 23 1941 मास मर्डर ऑफ द ज्यूज बिगन। और एक तरफ उधर रसिया पर आक्रमण किया जाता है तो दूसरी तरफ 23 जून 1941 ईस्वी को जो ज्यूस लोग हैं उनका बड़ी संख्या में उनका नरसंहार शुरू हो जाता है। दिसंबर 8 1941 यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 8 दिसंबर 1941 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाता है, क्योंकि जापान जो है वो पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका का नेवल बेस पर अटैक कर देता है, इसलिए अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाता है। जनवरी 27 1945 सोवियत ट्रूप्स लिबरेट एस्ट्रिज। 27 जनवरी 1945 ईस्वी को सोवियत सेना एस्ट्रिज
में जर्मन सेना को पराजित करते हुए धीरे धीरे जो है वो जर्मनी में घुस जाता है। मई 8, 1945 एलाइड विक्ट्री इन यूरोप, और 8 मई 1945 ईस्वी को एलाइड पावर है उसकी जो जीत होती है, और जो एक्सिस पावर है उसका युद्ध में हार होता है, जर्मनी की पराजय होती है, हिटलर का अंत होता है। और वहां से फिर आगे चलकर जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ तो हिटलर ने ये बताया है कि अभी जो जर्मनी के जो किसान हैं या जो मजदूर हैं, जो कि जिनके लिए दो अलग अलग फ्रंट पर खतरा है, एक खतरा कैपिटलिस्ट और दूसरा खतरा मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, उससे बचाने के लिए ये जो नेशनल सोशलिज्म का कंसेप्ट देता है, तो अब ये जो नेशनल सोशलिज्म का कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है, और आगे चलकर जो कैपिटलिस्ट और जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है उसके बीच टकराव जो है वो बढ़ता है, और वो टकराव बहुत हद तक आगे बढ़ते हुए आप जो है आगे उसको शीत युद्ध के बारे में भी आप देखते हैं, कोल्ड वॉर के रूप में उसको देखते हैं। जर्मनी को दो भागों में बांट दिया जाता है और बर्लिन में एक दीवार खड़ा कर दिया जाता है, एक पार्ट पर सोवियत संघ का तो दूसरे पार्ट पर अमेरिका, और अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के जो भी संयुक्त सेनाएं हैं उनका अधिकार होता है। बाद में 1990 में ये जो बर्लिन का दीवार है उसको हटाया जाता है, उसके बाद फिर सोवियत संघ का विघटन होता है। तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री अभी हम यहाँ 9 का ये जो क्लास है इसको स्टार्ट किए हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एक कंसेप्ट है, ठीक है ना, एक जो आप कह सकते हैं कि जो पिलर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बहुत कुछ जो है आपको समझ में आता है। और फिर जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री का जो और हमारा अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं तो उसमें अगर आप जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारा चीज और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास।